हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करते हैं इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एडुकेशन में। तो आसपास लोग बहुत बम फोड़ रहे हैं, उसके साउंड को इग्नोर करना और हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, दीपावली है, कुछ भी, अपनी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग दीपावली में वीडियो बना ही लेते हैं। ठीक है, तो दीपावली दीपावली बोल रहा हूँ, सॉरी। हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण के आखिरी टॉपिक पे आ गए। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण के आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं। ठीक है, दो टॉपिक हमारा बचा है। ये एक हमारा 2.44 है एनसीईआरटी में, 2.44 का टॉपिक। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि क्या जल सॉरी क्या क्या सॉरी क्या लवण के क्रिस्टल, क्या लवण क्रिस्टल क्या लवण के क्रिस्टल क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है? क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक में कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? मतलब कि जो बहुत हम लोगों ने सुना, बहुत पहले पढ़ चुका है अम्ल क्षारक, या बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं थी, जैसे कि हमारा अम्ल और क्षारक परस्पर एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, तो वहां पे इन्हीं लवणों का बात हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि लवण के क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी कि दानादार फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि मिश्री या नमक वमक का क्रिस्टल फॉर्म या चीनी उनी, आप सब ये सब देखे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, मतलब दाना दाना के फॉर्म में, बड़ा बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब कि ऐसा। ठीक है, तो हमारा क्रिस्टल वो होता है। ठीक है, तो लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क है, शुष्क यानी कि सूखा है। तो हाँ, अगर आप ऐसे लवण के क्रिस्टल को देखेंगे तो वो आपको सूखा हुआ दिखाएगा, शुष्क दिखेगा। ठीक है, उसमें आपको नमी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें जल होता है कि नहीं, तो क्रिस्टल्स में जल होता है। ठीक है, जल के अणु उसमें जुड़े होते हैं, क्रिस्टल में जल के अणु जुड़े होते हैं। ठीक है, अणु जुड़े होते हैं, इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उसमें हमें आर्द्रता नहीं दिखती। ठीक है, उसमें हमें आर्द्र नहीं, उसमें हमें भीगा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन उसमें जल के अणु जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आपको क्रियाकलाप दिया है 2.15। क्रियाकलाप 2.15 में दिखा रहा है हमें, देखिए आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्रियाकलाप 2.15 में दिखा रहा है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म किया। ठीक है, हमारा देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO, ठीक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4। तो इस लवण को, यानी कि सॉल्ट, ठीक है, इस लवण को हमारा किस में रखने को कह रहा है? क्वथन नली में। ठीक है, क्वथन नली में गर्म करने को बोल रहा है, मतलब कि उसको एक बर्नर गर्म करना है। ठीक है, क्वथन नली आपको इमेज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को रख के गर्म करने को बोल रहा है। ठीक है, तो जब इसे हम गर्म करेंगे ना, कॉपर सल्फेट को क्वथन नली में रख के, बर्नर पे रख के गर्म करेंगे, तो उसे ऊष्मा देंगे, तो इसमें हमारा, इसके ऊपर जो क्वथन नली है, इसके साइड साइड में हमारा जल आ जाता है। ठीक है, देखिए आपको पिक्चर में दिखा रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है, उसमें ऊपर जल की बूंदे, क्वथन नली, परख नली पकड़ने वाला। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट के लवण को हम लोगों ने डाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट लवण को हम लोगों ने डाला और गर्म करने के बाद देखा कि उसमें जल की बूंदे आ गई। ठीक है, जल की बूंदे आ गई। तो ये जल की बूंदे कहां से आ रही है? इसका मतलब कि हमारा लवण में जल है कि नहीं? लवण में जल है, इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट जो हमें लवण दिया गया था, इसमें जल है। ठीक है, तो हमारा लवण जो होते हैं वो शुष्क ना होते हुए भी सूखा जैसा दिखते हैं। ठीक है, अगर इसको आप गर्म करेंगे तो उसमें जल की बूंदे आ जा रही है, लेकिन अगर ऐसे आप लोग नॉर्मली देखें तो देखेंगे कि वो आपको सूखा सूखा ही दिखाई देगा, उसमें आपको नमी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि नमक ही देखिए, नमक घर में ऐसे सूखा रहता है, लेकिन अगर उसे ये करें तो वो पानी छोड़ देता है कि नहीं? तो क्रिस्टल्स में हमारे जल रहती है, जल उसमें जुड़ा रहता है, लेकिन वो कब बाहर आता है? गर्म करने पे वो उससे बाहर आता है, अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉपर सल्फेट जो है, अगर एक कॉपर सल्फेट अणु की हम लोग बात करें, ठीक है, एक कॉपर सल्फेट अणु की हम लोग बात करें, तो इसमें 5 हमारा जल के अणु
जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारा असली फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में हमारा 5 जल के अणु जुड़े हुए रहते हैं एक कॉपर सल्फेट के अणु में। ठीक है, हमारा ये कॉपर सल्फेट जो है पहले नीले रंग का होता है। ठीक है, पटाखे की आवाज को इग्नोर करना, ये पहला हमारा रंग नीला होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट हमारा जब ये गर्म नहीं किए रहते हैं तो इसका रंग नीला होता है, लेकिन इसे अगर गर्म करते हैं देखने के लिए कि उसमें जल की मात्रा है कि नहीं, तो इसमें तो जल निकलता है, और जल निकलने के बाद जल इसका अलग हो जाता है तो ये सफेद कलर का हो जाता है। ठीक है, यहां पे आपको क्रियाकलाप में देखिए दिया हुआ है कि गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है। तो कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला था, गर्म करने के बाद सफेद है। फिर दिया हुआ है गर्म क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है, तो हाँ, क्वथन नली में जल की बूंदें नजर आती है। ठीक है, फिर गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की दो तीन बूंदें फिर से डालिए। जो ये हमारा क्वथन नली था, ठीक है, ये क्वथन नली हम लोगों ने कॉपर सल्फेट को यहाँ पे गर्म किया। ठीक है, कॉपर सल्फेट को यहाँ पे हम लोगों ने गर्म किया तो देखा कि जल की बूंदें आ गई थी, सॉरी CO बना दिया, CU, जल की बूंदें आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारा सूख गया था कॉपर सल्फेट, जल तो अलग हो गया था। फिर ये जब ठंडा हो जा रहा है तो फिर से इसमें हम जल की बूंदें डाल रहे हैं। ठीक है, और जल की बूंदें जब डालते हैं फिर से जब इसमें हम जल ऐड करते हैं तो ये हमारा फिर से पुनः अपने रंग में आ जाता है, नीले रंग में। ठीक है, फिर पुनः वह नीला रंग हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लवण होते हैं वो शुष्क नहीं होते, उसमें हमारा जल के अणु होते हैं लेकिन वो सुखाए प्रतीत होते हैं, वो शुष्क ही प्रतीत होते हैं लेकिन उसमें जल के अणु रहते हैं। ठीक है, जब उसे हम गर्म करते हैं तो हमारा जल अलग हो जाता है। ठीक है, हमें प्रश्न यहां पे 2 आएगा। ठीक है, आपको देखिए यहां पे दिखेगा, ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा क्रिस्टल का जल कहते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं, इसका एक परिभाषा में दिया हुआ है। तो देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यहां पे आपको एक परिभाषा दिया हुआ है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के विभिन्न अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। मतलब कि इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि क्रिस्टल लवण के एक सूत्र इकाई में, मतलब कि कोई भी लवण का एक अणु, ठीक है, कोई भी एक अणु, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो, बहुत सारे कॉपर सल्फेट, अगर आप थोड़ा ग्राम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट तो उसमें बहुत सारे उसके अणु होंगे, उसमें से हम सिर्फ एक कॉपर सल्फेट लें या एक सोडियम कार्बोनेट लें। ठीक है, ये सब हमारा लवण ही है। हमें बुक में 3 एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और हमारा कैल्शियम सल्फेट, ये 3 एग्जांपल हमारा दिया हुआ है। इन तीनों में हमारा जल के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए तीनों एक अणु हम लोग लेते हैं, तो यहां पे परिभाषा में यही बताया है, मतलब कि जो लवण का सूत्र है उसका एक एटम, ठीक है, एक परमाणु, सॉरी एक अणु, किसी भी लवण का एक अणु में कितना निश्चित रूप में हमारा जल का अणु जुड़ा रहता है, इसे ही जल का क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद रखिएगा, लवण की एक सूत्र इकाई में, मतलब कि किसी भी लवण के एक अणु में निश्चित मात्रा में कितने जल के अणु जुड़े रहते हैं उसे ही क्रिस्टल का जल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन का जल कहते हैं, समझिएगा। यहाँ पे किसी भी लवण के अणु जो है, कोई भी लवण है उसका एक अणु, सिर्फ एक अणु, ठीक है, और उस एक अणु के साथ कितना हमारा निश्चित रूप में जल का अणु जुड़ा रहता है उसे ही हम लोग क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट का हमारा 5 जल के अणु हमारा जुड़े रहते हैं, ये निश्चित रूप में रहता है। एक अणु में हमारा कॉपर सल्फेट के एक अणु में हमारा 5 जल का ही अणु जुड़ा रहता है, ज्यादा कम नहीं। ठीक है, हमारा ये सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट जो है इसमें हमारा 10 जल का अणु जुड़ा रहता है। ठीक है, ये एकदम फिक्स्ड अमाउंट में रहता है, निश्चित रूप में रहता है, 10 जल का अणु जुड़ा रहता है। ठीक है, वैसे ही हमारा कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट में हमारा 2 जल का अणु जुड़ा रहता है। प्रश्न यहाँ पे ये आ सकता है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, या ये भी आ सकता है कि कैल्शियम सल्फेट में कितने जल के अणु रहते हैं, कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु रहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट में कितने जल के अणु रहते हैं। ठीक है,
तो प्रश्न यहाँ पे यही बनता है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, या किसी भी अणु का नाम लेगा और उससे पूछ देगा कि कितने जल के अणु उसमें जुड़े रहते हैं, ठीक है। या घुमा फिरा के पूछ दे कि किसी भी लवण में जल की मात्रा होती है कि नहीं होती है, तो हाँ होती है, हाँ उसमें जल जुड़ा रहता है, उसमें जल का अणु उस लवण के अणु के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इस रूप में रहता है कि वो आर्द्र नहीं दिखता लेकिन उसमें जल की मात्रा रहती है। उसे गर्म करने पे आप लोग ये प्रूफ एक लिख सकते हैं, ये क्रियाकलाप आप कहीं भी एक प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। उससे पहले हमारा बुक में बात दिया है जिप्सम का, इसे मिटा देता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। जिप्सम आप सबको पता है जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है आप सबको पता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट, जिसमें कि 2 जल के अणु रहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट जो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले, ठीक है, 2 जल के अणु जुड़े रहते हैं तो इसे हम जिप्सम कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का एक अणु के साथ हमारा 2 H2O का अणु मतलब कि जल का अणु जुड़ा रहता है, यह हमारा क्या कहलाता है? जिप्सम। और यदि इस कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O जो हमारा है 2 जल के अणु, इसको हम गर्म कर दें, ठीक है। इसे अगर गर्म कर दे तो इसमें से जल के अणु अलग हो जाते हैं और ये हमारा हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O। इसे हम लोग कहते हैं, यहां पे देखिए, कैल्शियम। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है, बनाता है। इसे हम लोग अर्धहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रेटेड है, इसमें जल की मात्रा, जल के अणु जुड़े हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधा भाग में, ठीक है, एक का भी आधा, जिसे कि अर्धहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए, जब कैल्शियम सल्फेट 2 जल के अणु जुड़े हैं और इसे 373 केल्विन पर, मतलब कि इसे डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। कैसे? तो 373 माइनस अगर हम लोग 100 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, -100 कर देते, सॉरी -100 बोल रहा हूं, 373 में से अगर 273 केल्विन माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा डिग्री में निकल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर हमें केल्विन निकालते तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं सेल्सियस के साथ, ठीक है। तो ये तो केल्विन से सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस से केल्विन में बदलना का फॉर्मूला है, इसका बात हम नहीं करेंगे भी। तो कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म करते हैं 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें 2 हाइड्रोजन अणु जुड़े रहते हैं, वो बदलकर अर्धहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसे कि हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सब कोई देखा है, हर कोई देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। हाथ टूट जाता है, डॉक्टर लोग प्लास्टर कर देते हैं, वो किस चीज का प्लास्टर होता है? वो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इससे हमारा हड्डियां एक जगह जोड़ने में, ठीक है, डॉक्टर स्थिर रखने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों ने जिप्सम से, ठीक है, ये हमारा जिप्सम था, ठीक है, ये हमारा जिप्सम था। इस जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस पा रहे हैं, मतलब कि इसमें से जल का अणु निकाल रहे हैं। और फिर अगर इसमें हम लोग जल जोड़ देते हैं, फिर से इसमें हम जल मिलाएंगे तो ये फिर से हमारा जिप्सम ही बनेगा ना। फिर से इसको जल जो हम लोगों ने हटाया था वो मिल गया, जिप्सम मिल गया। और ये जिप्सम जो है एक बहुत ही कठोर पदार्थ है, यहां क्लियरली लिखा है कि आपको जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः जल मिलाते हैं तो यह कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है, मतलब कि कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है, ठीक है, जिप्सम। इस पे हम लोग जल मिला रहे हैं लेकिन इसका जो क्रिस्टल होता है
उसमें जल नहीं ना दिखाई देगा। मैंने आगे ही बताया कि जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जल के अणु जुड़े रहते हैं, लेकिन वो जो क्रिस्टल्स है वो हमें नमी युक्त नहीं दिखेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें जल मिलाने के बाद भी ये कठोर रहता है, इसमें हमारा जल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे ये समझ आ गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है हम लोगों ने समझ गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है समझे कि नहीं, सब कोई समझ चुके हैं। ठीक है, हमारा जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट। मैं फिर से री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे फिर से। तो जिप्सम हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, मतलब कि दो जल के अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे जिप्सम कहते हैं। ठीक है, और जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पाना है। ठीक है, जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पाएंगे? तो जब जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे 373 डिग्री 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट के लवण को हम लोग जिप्सम कहते हैं, और इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो कैल्शियम सल्फेट से हमारा जल का अणु अलग हो जाएगा और यहां पे सिर्फ अर्ध हाइड्रेट बचता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, या कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम सल्फेट बोल रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं, मूर्तियां बनाने के लिए करते हैं, किसी फर्श को प्लेन करने के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। इसका बहुत सारा यूजेज है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं? जिप्सम को गर्म करने से। ठीक है, इसमें से जल के अणुओं को हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ अर्ध हाइड्रेट बच जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। और ये कैसा होता है? सफेद चूने की तरह होता है। ठीक है, सफेद चूने की तरह। कैल्शियम सल्फेट का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग कैसा होता है? सफेद चूना की तरह ये होता है। और पुनः हम लोग अगर पुनः अगर हम लोग उसमें जल मिलाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो ये फिर से हमारा जिप्सम बन जाता है। ठीक है, फिर से हमारा जिप्सम बन जाता है। आपको रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ अर्ध हाइड्रेट यानी कि हाफ H2O प्लस हम लोग इसमें H2O मिलाएंगे, तो ये हमारा फिर से कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बन रहा है। ठीक है, 2H2O बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम बैलेंस कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे आधा है, हमें चाहिए 2, तो और 1.5 ना जोड़ना होगा, तो 1 और 1 का आधा। ठीक है, ये हमारा बैलेंस्ड हो जाता है ये इक्वेशन। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिश्र 1/2 जल के अणु के साथ कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्ध हाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा फिर से ये जिप्सम मिल जाता है। और ये जिप्सम क्या है? जिप्सम एक ठोस कठोर पदार्थ है। ठीक है, ये एक ठोस कठोर पदार्थ है। तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों समझिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पे बात कर लेते हैं। और ये जो चैप्टर हमारा है अम्ल क्षारक और लवण, इसे खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए क्लियरली आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है। प्रश्न आ भी सकता है एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, 2 उपयोग लिखिए या ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग बताया कि डॉक्टर, इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी है कि यहाँ पे आपको 1 2 2 3 चौथा पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, पहला नंबर इसका उपयोग है कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। बताओ कि कोई 2 लड़का लड़ गया
और वो अपने में एक दूसरे से ऐसा लड़ाई किया कि टंगड़ी हाथ सब तोड़ ही लिया, ठीक है। अब उस पांव हाथ को वो तोड़ लिया तो उसे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। मान लो ये हड्डी टूट गया और ये तो हमारा हिलता रहता है, तो अब ये यहां पे बीच में से टूटा है, तो इसको हम लोग कैसे सही रखेंगे, ये तो ऐसे लटक जाएगा टूट गया तो, कि नहीं। तो इसको हमारा डॉक्टर क्या करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर कर देगा, ठीक है। वो चूने के जैसा इस पे प्लास्टर कर देगा, जिससे कि ये इतना कठोर हो जाएगा कि ये यहां से झूल ही नहीं पाएगा, लटक ही नहीं पाएगा, और ससुरा लटकेगा नहीं तो सॉरी गलत वर्ड यूज कर लिया और अगर ये लटकेगा ही नहीं तो ये स्थिर रहेगा। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं, मतलब कि हड्डियां के जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हिलने डुलने के लिए नहीं रखने देते, इसको बांध देते हैं ताकि हड्डियां इधर से उधर ना हिले, ठीक है। दूसरा उपयोग इसका बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हमारा खिलौने बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं, मूर्तियां हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है, ठीक है। बहुत सारा आप मूर्ति अब खिलौना ऐसा देंगे जो चूना की तरह पदार्थ से बनाया हुआ रहता है, जो कि बहुत ही कठोर होता है। वो किस चीज का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा उपयोग पे ध्यान दे तो खिलौने बनाने सजावट का सामान, ठीक है। सजावट का सामान बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सजावट का सामान घर को सजाने वजाने के लिए, ठीक है। कोई भी सामान, जैसे बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर सामानें हैं जो सजावट के लिए हम लोग घर में रखते हैं, और वो सारा सामान प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाता है। मतलब कि कोई भी कठोर सामान बनाने के लिए, ठीक है, कोई कठोर सामान बनाने के लिए जो कि लचीला ना हो या जल्दी से फूटे ना, या कुछ भी ऐसा बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो सजावट का सामान बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, ठीक है, सजावट का सामान बनाने के लिए। और लास्ट बात करें तो मैं बोला ना, सतह को प्लेन रखने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए, यहां पे लिखा है देखिए, सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। सतह को चिकना बनाने के लिए कोई हम लोग का, मान लो हम लोग प्लास्टर बनाते हैं, ये दिवाली कर रहे हैं, ये दीवार बना रहे हैं, ठीक है। इस दीवार को बनाने में, इसे चिकना करने के लिए हम लोग चिकना करते हैं ना, प्लेन करते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे इसे सतह है, बहुत सारी ऐसी चीजों की सतह है। मान लीजिए खिलौना ही बना रहे हैं, उस खिलौने का ऊपर का जो सतह है उसे चिकना होना लगेगा। तो ऐसे ही बहुत सारा सतह है जिसको चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सतह को चिकना बनाने में, चिकना यानी कि प्लेन मुलायम बनाने, मतलब एकदम बिना घर्षण वाला चिकना बनाने में, ठीक है। चिकना बनाने प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 उपयोग हैं। तो यहाँ पे हमारा उपयोग हम लोगों ने पढ़ लिया। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को एक जगह पर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, प्लास्टर करते हैं हम लोग। मेरा तो आज तक हड्डी कहीं का टूटा नहीं है, ना मैंने प्लास्टर कभी कराया है, तो इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। जिन लोगों का टूटा हुआ है उससे जाके पूछना कि वो प्लास्टर जो होता है वो कितना टाइट होता है, क्या अपना हाथ इधर से उधर ढुला पाता है लोग, नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खिलौने बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सजावट के सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे वीडियो से जरा सी भी मदद मिली तो वीडियो को लाइक करना और अपने इस प्यारे से छोटे भाई नहीं, बड़े भाई का मदद कर देना। कैसे, तो सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो अभी के लिए इतना ही और मैं लेता हूं विदाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।